हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सूर्या गुज्जर। आप सभी का स्वागत करता हूं तवर क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम बाल विकास यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित कुल 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 200 क्वेश्चन होंगे और ये क्रमवाइज होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि हम लाते रहते हैं कुछ मैराथन वीडियोज और कुछ ऐसे क्वेश्चन की वीडियोज जिसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन भी हो। इसके अलावा हम हैंड राइटिंग नोट्स को भी लेकर आने वाले हैं। आप रीट, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है? अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य व्यवहार का रूपांतरण होता है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य रूपांतरण होता है व्यवहार का, यानी व्यवहार का रूपांतरण ही अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? जो संकेत अधिगम होता है उसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है, यानी पारंपरिक अनुकूलन संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियां का अर्जन ही सीखना है, यह कथन किसने कहा था? दोस्तों, यह कथन क्रो एंड क्रो ने कहा था कि आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होती हैं। आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होती हैं और यही अर्जन सीखना होता है। ये कथन क्रो एंड क्रो ने कहा था। अधिगम कौशलों को सीखने के लिए किस प्रधान की भूमिका होती है? यानी जो अधिगम कौशल होता है उसको सीखने के लिए किसकी प्रधान भूमिका होती है? प्रेरणा और आत्मविश्वास की प्रधान भूमिका होती है। अधिगम कौशल को सीखने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास की प्रधान भूमिका होती है। सामाजिक अधिगम का विकास किससे होता है? जो सामाजिक अधिगम होता है उसका विकास किससे होता है? सामाजिक अधिगम का विकास संपर्क से होता है। संपर्क से सामाजिक अधिगम विकास होता है। अधिगम के दो प्रकार कौन से हैं? जो अधिगम होता है उसके दो प्रकार कौन कौन से हैं? अधिगम के दो प्रकार हैं, आगमन एवं निगमन। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसे क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसे हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक अधिगम किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसे हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू किसके अंतर्गत आता है? जो व्यवहार में जो दृष्टिकोण और भावनाओं का जो पहलू है वो किसके अंतर्गत आता है? अधिगम और भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। यानी अधिगम और भावात्मक पक्ष के अंतर्गत व्यवहार में जो दृष्टिकोण होता है और जो भावना होती हैं उनका पहलू आता है। व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू अधिगम और भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत किसे सीखा जाता है? जो संकेत अधिगम होता है उसके अंतर्गत किसे सीखा जाता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। तो पारंपरिक अनुकूलन को किसके अंतर्गत सीखा जाता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत। बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक
प्रभावी पद्धति क्या है? जो बालक होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पद्धति क्या होती है? समुचित परामर्श। अगर बच्चे को समुचित परामर्श देंगे तो उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए ये सर्वाधिक प्रभावी पद्धति होगी। तो समुचित परामर्श ही बालक के व्यवहार में सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है। नींद की कमी से विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? जो नींद की कमी होती है उससे जो विद्यार्थी होते हैं वो किस प्रकार प्रभावित होते हैं? उनकी एकाग्रता और स्मृति में कमी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नींद की कमी से विद्यार्थियों में एकाग्रता और जो स्मृति है, उनकी याददाश्त है, उसमें कमी होती है। तो एकाग्रता और स्मृति की कमी किससे होती है? नींद की कमी से भी होती है। सबसे अधिक अधिगम में बाधा डालने वाला कारक कौन सा होता है? अधिगम में जो सबसे ज़्यादा बाधा डालता है वह कारक होता है उदासी। उदासी वह कारक है जो अधिगम में सबसे ज़्यादा बाधा डालता है। अधिगम में सबसे ज़्यादा बाधा किसने डाली? उदासी ने ही डाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसी किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसी परिवार को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि परिवार को किसकी मुख्य एजेंसी कहा जाता है? अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसी कहा जाता है परिवार को। अधिगम की प्रक्रिया से प्रभावित होती है, यानी अधिगम की प्रक्रिया से क्या प्रभावित होती है? विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों वातावरण से जो अधिगम की प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित होती है? विद्यालय के और वातावरण से। विद्यालय के कौन से वातावरण से? भौतिक वातावरण से, मनोवैज्ञानिक वातावरण से। अधिगम की प्रक्रिया विद्यालय के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों वातावरणों से प्रभावित होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या हैं? जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं आयु होते हैं। परिपक्वता एवं विकास के अंतर्गत परिपक्वता एवं उसकी उम्र, आयु, दोनों ही व्यक्तिगत ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका कुछ राइट आंसर होगा परिपक्वता और आयु अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक कौन से हैं? सामाजिक परिवेश अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है। सामाजिक परिवेश अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक होते हैं। पुरस्कार और दंड, यानी पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को कैसा बना देता है और या फिर किस प्रकार प्रभावित करता है? ये भी आप कह सकते हो प्रभावहीन बना देता है। यानी जब पुरस्कार और दंड होते हैं उनका अगर अनुचित प्रयोग होता है तो जो विद्यार्थी है वो प्रभावहीन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पुरस्कार एवं दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को प्रभावहीन बना देता है। छात्रों की सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? छात्रों की जो सीखने की योग्यता होती है वो व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। छात्रों की सीखने की योग्यता व्यक्तिगत योग्यता भिन्नता पर निर्भर करती है। छात्रों की सीखने की योग्यता व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। शिक्षार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक कौन सा है? यानी विद्यार्थी के अधिगम को ऐसा कौन सा कारक है जो ऐसा कौन सा शारीरिक कारक है जो प्रभावित करता है? परिपक्वता। परिपक्वता वह शारीरिक कारक है जो विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करता है। संस्कृति किसका मुख्य निर्धारक है? जो संस्कृति होती है वह किसका मुख्य निर्धारक होती है? संस्कृति संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक है। तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक एवं विकास और अधिगम का। हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक
जो किसका है ये? संस्कृति का मुख्य निर्धारक है संज्ञानात्मक विकास और अधिगम। अधिगम की प्रक्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अधिगम की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो अधिगम की शैली होती है। अधिगम की शैली ही अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अधिगम की जो शैली पढ़ाने का तरीका है वही अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अधिगम से संबंधित व्यक्तिगत कारक है वह कौन सा है? बौद्धिक योग्यता। अधिगम से संबंधित व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? बौद्धिक योग्यता, बुद्धि की क्षमता अधिगम से संबंधित एक व्यक्तिगत कारक है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है वह स्किनर के द्वारा दिया गया था। स्किनर के द्वारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर द्वारा कब दिया गया था? जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने वह कब दिया गया था? 1938 में दिया गया था। तो 1938 में स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत किसकी व्याख्या करते हैं? अधिगम के विभिन्न सिद्धांत अधिगम से उत्पन्न और व्यक्त होने वाली प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हैं। यानी अधिगम से उत्पन्न और व्यक्त होने वाली प्रक्रियाओं की व्याख्या अधिगम के विभिन्न सिद्धांत करते हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत की व्याख्या कौन करते हैं? अधिगम से उत्पन्न, व्यक्त और होने वाली प्रक्रिया को करते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हो। ये है उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों का संरचना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। उद्दीपक अनुक्रियाओं के संबंधों की संरचना का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। तो थॉर्नडाइक द्वारा क्या दिया गया था? उद्दीपक अनुक्रियाओं के संबंधों की संरचना का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। संकेत अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? संकेत अधिगम सिद्धांत टॉलमैन द्वारा दिया गया था। तो टॉलमैन द्वारा संकेत अधिगम सिद्धांत दिया गया था। टॉलमैन के द्वारा संकेत अधिगम सिद्धांत दिया गया था। क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्षेत्रीय सिद्धांत, जो क्षेत्र सिद्धांत होता है वो कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया था। कुर्ट लेविन द्वारा क्षेत्रीय सिद्धांत दिया गया था। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। वाटसन संबंधित है। वाटसन किससे संबंधित है दोस्तों? वाटसन व्यवहारवाद से संबंधित हैं। दोस्तों वाटसन व्यवहारवादी हैं, वाटसन व्यवहारवाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे संबंधित हैं। जीन पियाजे किससे संबंधित हैं? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। वर्दीमर संबंधित हैं। वर्दीमर किससे संबंधित हैं? वर्दीमर गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। दोस्तों वर्दीमर हैं जो गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। कोहलर का कौन सा सिद्धांत है? कोहलर का सूझ का सिद्धांत है। यानी सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया था। कोहलर का सूझ का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत
थॉर्नेडाइक द्वारा दिया गया था। थॉर्नेडाइक द्वारा प्रत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया गया था। पावलव का सिद्धांत कौन सा है, यानी पावलव द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? पावलव का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पावलव द्वारा दिया गया था। पावलव का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। स्किनर का कौन सा सिद्धांत है? स्किनर द्वारा समवृद्धि प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया गया था। तो समवृद्धि प्रतिक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा समवृद्धि प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया गया था। अधिगम के अग्रणी कार्यों के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? अधिगम के जो अग्रणी कार्य हैं उनके सिद्धांतों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था इवान पावलव को। पावलव को अधिगम के सिद्धांतों के अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इवान पावलव को। कार्ल रोजर संबंधित हैं। कार्ल रोजर किससे संबंधित हैं? कार्ल रोजर भावात्मक अधिगम से संबंधित हैं। कार्ल रोजर भावात्मक अनुबंधन से, भावात्मक जो अधिगम है उससे संबंधित हैं। कार्ल रोजर अनुभावात्मक अधिगम से। सहकारी अधिगम व्यूहरचनाओं के विकास में किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया था? सहकारी अधिगम व्यूहरचनाओं के विकास में निर्मितवाद ने बल दिया था। जो सहकारी अधिगम व्यूहरचनाओं के विकास में जो अधिगम सिद्धांत है वह निर्मितवाद सिद्धांत ने सहकारी अधिगम व्यूहरचनाओं के विकास में बल दिया था। अधिगम के अंदर के ज्ञान का निर्माण करता है। अधिगम के अंदर के ज्ञान का निर्माण कौन करता है? निर्मितवाद अधिगम के अंदर के ज्ञान का निर्माण करता है। निर्मितवाद अधिगम कर्ता के अंदर के ज्ञान का निर्माण करता है। अधिगम कर्ता के अंदर के ज्ञान का निर्माण कौन करता है? निर्मितवाद। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को सहजकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को सहजकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। निर्मितवाद अधिगम उपागम में शिक्षा का क्या भूमिका होती है? निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षा की भूमिका सरलीकरणकर्ता की भूमिका होती है। निर्मितवादी अधिगम उपागम में एक शिक्षक की भूमिका सरलीकरण यानी सहजकर्ता की भूमिका होती है। निर्मितवादी शिक्षण मॉडल का क्या क्रम है? जो निर्मितवादी शिक्षण मॉडल होता है उसका क्या क्रम है? अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। एक निर्मितवादी शिक्षण मॉडल की जो क्रम होता है वह किस प्रकार है? अन्वेषण करना, सबसे पहले अन्वेषण किया जाता है, फिर व्याख्या की जाती है, फिर उसका विस्तार करना, फिर उसका मूल्यांकन करना। ये निर्मितवादी शिक्षण मॉडल का एक क्रम है। निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण का आधार क्या है? जो निर्मितवादी सिद्धांत होता है उस पर आधारित शिक्षण का आधार क्या है? करके सीखना ही, करके प्रयत्न करके सीखना निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षा का आधार है। निर्मितवादी उपागम किसका परिणाम है? जो निर्मितवादी उपागम होता है वह किसका परिणाम है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एवं सामाजिक मनोविज्ञान का। जो निर्मितवादी उपागम है वह संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एवं सामाजिक मनोविज्ञान का परिणाम है। निर्मितवादी उपागम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एवं सामाजिक मनोविज्ञान का परिणाम है। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर कौन हैं? निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर कौन हैं? इसके पक्षधर निम्न प्रकार हैं: लेव वाइगोत्स्की और जॉन डेवी और जीन प्याजे। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर
लेव वाइगोत्स्की हैं, जॉन डेवी हैं और जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे, जॉन डेवी, लेव वाइगोत्स्की ये सभी निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं। कौन रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते थे? कौन थे जो रचनावादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते थे? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन रचनावादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते थे। जेबी वाटसन रचनावादी जो दृष्टिकोण है उसको स्वीकार नहीं करते थे। रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की कैसी का भूमिका होनी चाहिए? एक रचनात्मक जो अधिगम होता है उसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्रों के सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए? यानी किस सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को और छात्रों को सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए? सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार। सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार। तो एक बार और रिपीट करते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्रों को सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए? सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों और छात्रों को सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए। सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्रों को सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए। सामाजिक रचनावाद के अनुसार। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक B.F. स्किनर हैं। B.F. स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? B.F. स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया गया था। तो 1938 में B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से क्रिया प्रसूत अनुबंधन को भी जाना जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन हैं? शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक I.P. पावलव हैं। I.V. पावलव क्रिया प्रसूत शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक हैं। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक I.V. पावलव हैं। I.P. पावलव शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रेरक कौन हैं? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रेरक वर्दीमर, कोहलर एंड कोप्पा हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रेरक वर्दीमर, कोहलर एवं कोप्का हैं। कोप्का, वर्दीमर एंड कोहलर ये सभी गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रेरक थे। शास्त्रीय अनुबंधन का शिक्षा में क्या उपयोग है? शास्त्रीय अनुबंधन का शिक्षा में क्या उपयोग है? मानसिक रोगों को दूर करने के लिए शास्त्रीय अनुबंधन का शिक्षा में उपयोग है। मानसिक रोगों की दूरी करने के लिए। शास्त्रीय अनुबंधन को विकसित किसने किया था? यानी शास्त्रीय अनुबंधन के विकसितकर्ता कौन हैं? कोहलर शास्त्रीय अनुबंधन के विकसित करता हैं। कोहलर के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक I.P. पावलव हैं। I.P. पावलव अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। I.P. पावलव। I.P. पावलव कहाँ के निवासी थे? I.P. पावलव रूस के निवासी थे। I.P. पावलव कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। किस प्रकार के अनुकूलन में पहले से ही CS और CR का पता लगाया जा
सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन में पहले से ही CS और CR का पता लगाया जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन में पहले से ही CS और CR का पता लगाया जा सकता है। IP पावलव ने शास्त्रीय अनुबंधन के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग के लिए किस जानवर पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था IP पावलव ने शास्त्रीय अनुबंधन के दौरान कुत्ते पर प्रयोग किए थे। शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा क्या थी? जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसमें तटस्थ प्रेरणा क्या थी? घंटी जो थी वो तटस्थ प्रेरणा थी। शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी तटस्थ प्रेरणा थी। 1996 में किसे अधिगम के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1996 में अधिगम के सिद्धांत के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? IP पावलव को 1996 में अधिगम के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। IP पावलव को 1996 में। पावलव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? संवृद्धि अनुक्रिया। IP पावलव ने जब प्रयोग किया था तो जैसे ही कुत्ते के सामने घंटी बजाई तो कुत्ते द्वारा लार का आना, यह कैसी क्रिया है? यह संवृद्धि अनुक्रिया है। संवृद्धि अनुक्रिया कैसी है कि जब पावलव ने कुत्ते के सामने घंटी बजाई तो उसके मुंह से लार आने लगी, तो यह संवृद्धि अनुक्रिया होगी। पावलव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? पावलव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? भोजन को पावलव ने अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित उद्दीपक कहा है। अनानुबंधित उद्दीपक कहा है। पावलव ने भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित उद्दीपक कहा था। किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है? किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है? विलंबित अनुबंधन अनुबंधन के अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है। जो अनुबंधन है ये विलंबित अनुबंधन है, वो अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है। तो क्या होता है अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी? विलंबित अनुबंधन। एक बालक काली भैंस, काली गाय, काले प्रोडक्ट को देखकर डरने लगता है। यह किस अनुबंधन में निहित होता है? यह उद्दीपक सामान्यीकरण में होगा। एक बालक काली भैंस को और काली गाय को और इसी के साथ साथ वह सभी काले प्रोडक्ट को देखकर डरने लगता है, तो यह अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण के अंतर्गत आएगा। यह उद्दीपक सामान्यीकरण के अंतर्गत आएगा। संवृद्धि प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? संवृद्धि प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक IP पावलव हैं। तो IP पावलव संवृद्धि प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। IP पावलव संवृद्धि प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इवान पावलव ने सर्वप्रथम किस पर प्रयोग किया था? जो इवान पावलव हैं उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया था? तो इवान पावलव के द्वारा सर्वप्रथम कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम कुत्ते पर प्रयोग किया गया था इवान पावलव के द्वारा। पावलव के प्रयोग में अनुबंधन प्रक्रिया के बाद कुत्ता लार टपकाने लगता है, इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे क्या कहेंगे? जब पावलव ने प्रयोग किया था तो उसने अनुबंधन प्रक्रिया के बाद जब कुत्ता लार टपकाने लगता है उसे क्या कहते हैं? अनुबंधित प्रतिक्रिया कहेंगे। अनुबंधित प्रतिक्रिया कहेंगे। अनुबंधित प्रतिक्रिया। किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट बालक को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन पर प्रयोग किया? जॉन वाटसन ने अल्बर्ट बालक को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन पर प्रयोग किए थे। तो ये क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बालक पर शामिल
कर जो प्रयोग किया था, किसने किया था? जॉन वाटसन ने किया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन वाटसन ने किस बालक पर प्रयोग किए थे? तो अल्बर्ट बालक पर प्रयोग किया था शास्त्रीय अनुबंधन का। जॉन वाटसन ने शास्त्रीय अनुबंधन में किस जानवर पर प्रयोग किया था? जॉन वाटसन ने शास्त्रीय अनुबंधन में खरगोश पर प्रयोग किया था। जॉन वाटसन के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन में खरगोश पर प्रयोग किए गए थे। वाटसन का कौन सा सिद्धांत है, यानी वाटसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जे.बी. वाटसन के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जे.बी. वाटसन द्वारा दिया गया था। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, यानी लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक निर्मितवाद का क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था। कर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कुर्ट लेविन या कर्ट लेविन, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? कार्य क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। कार्य क्षेत्र का सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। कर्ट लेविन द्वारा कार्य क्षेत्र का सिद्धांत दिया गया था। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्किनर के द्वारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? शिक्षा में व्यवहारवाद का जो विचार है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार जॉन वाटसन के द्वारा शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार दिया गया था। जॉन वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद का शिक्षा विचार जो जॉन वाटसन ने दिया था, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार। मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, अध्यापक, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किसने कहा था? जे.बी. वाटसन का ये कथन है। यह कथन किसने कहा था कि जे.बी. जो मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें अध्यापक बना सकता हूँ, उन्हें डॉक्टर बना सकता हूँ और यहाँ तक कि उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। ये कथन जे.बी. वाटसन के द्वारा कहा गया था। मॉडलिंग का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? जो मॉडलिंग का संप्रत्यय है वो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा मॉडलिंग संप्रत्यय दिया गया था। मॉडलिंग संप्रत्यय अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा कौन सा संप्रत्यय दिया? मॉडलिंग संप्रत्यय। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत भी दिया गया था। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टर ने बल दिया, उसे क्या कहेंगे? अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टर ने बल दिया या फिर प्रस्तावित किया था। निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा और वाल्टर ने प्रयोग किए या फिर जिसने बल दिया, ये निरीक्षण युक्त अधिगम अनुकरण है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के कितने तत्व बताए हैं? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम के कितने तत्व बताए गए हैं? 4 तत्व बताए गए हैं। 4 तत्व बताए कौन ने बताए? अल्बर्ट बंडूरा ने बताए हैं।
अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के कौन कौन से तत्व बताए हैं? जो अल्बर्ट बंडूरा ने 4 तत्व बताए वे कौन कौन से हैं? अवधान, स्मृति, अनुकरण एवं अभिप्रेरणा। 4 तत्व हैं अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के, वो कौन कौन से हैं? देखिए चारों को। अवधान, स्मृति, अनुकरण एवं अभिप्रेरणा। पहला अवधान, दूसरा स्मृति, तीसरा अनुकरण, चौथा अभिप्रेरणा। बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में पहला अंश क्या था? जो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 तत्व दिए उनमें पहला कौन सा अंश है? अवधान पहला अंश था। बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम प्रक्रिया में पहला अंश अवधान था। किस सिद्धांत को मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? किस सिद्धांत को मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अवलोकन विधि का सही क्रम क्या है? अवलोकन विधि का जो सही क्रम है वह किस प्रकार है? अवधान, अवधारण, निष्पादन एवं प्रबलन। जो 4 तत्व दिए थे बंडूरा ने वही अवलोकन विधि का सही क्रम है। वो किस प्रकार है? पहला अवधान, दूसरा अवधारण, तीसरा निष्पादन, चौथा है प्रबलन। सामाजिक अधिगम को क्या कह सकते हैं? सामाजिक अधिगम को अनुकरण का अधिगम भी कह सकते हैं। सामाजिक अधिगम को अनुकरण का अधिगम भी कह सकते हैं। सामाजिक अधिगम को अनुकरण का अधिगम भी कह सकते हैं। सामाजिक अधिगम को अनुकरण का अधिगम भी कह सकते हैं। गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर क्या है? जो गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर है समस्या समाधान। समस्या समाधान ही गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर है। समस्या समाधान। संकेत अधिगम क्या है? संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है? संकेत अधिगम में पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। संकेत अधिगम में पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। गेने ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गेने के द्वारा द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी गई थी। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गेने के द्वारा। गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? गेने के अनुसार द कंडीशन ऑफ द लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए गए हैं। गेने के अनुसार कितने प्रकार हैं? सीखने के 8 प्रकार हैं। प्रभावी अधिगम के आयाम क्या हैं? प्रभावी अधिगम के आयाम संकेत अधिगम, उत्तेजक अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम। देखिए संकेत अधिगम, उत्तेजक अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम प्रभावी अधिगम के ये आयाम हैं। संकेत अधिगम, उत्तेजक अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? अध्ययन का उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम अधिगम का उच्चतम स्तर होता है। समस्या समाधान अधिगम अध्ययन का उच्चतम स्तर होता है। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला अधिगम रॉबर्ट गेने से संबंधित है। श्रृंखला अधिगम रॉबर्ट गेने से संबंधित है। रॉबर्ट गेने से कौन सा अधिगम है संबंधित है? श्रृंखला अधिगम रॉबर्ट गेने से संबंधित है। यांत्रिक अनुकूलन का दूसरा नाम क्या है? जो यांत्रिक अनुकूलन होता है उसका दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यांत्रिक अनुकूलन का दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत अनुकूलन। सीखने में पलायन किस पर आधारित होता है? जो सीखने में जो पलायन है वो किस पर आधारित है? नकारात्मक पुनर्बलन पर। नकारात्मक पुनर्बलन सीखने में पलायन।
स्किनर बॉक्स, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। स्किनर बॉक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्किनर बॉक्स का उपयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। स्किनर बॉक्स का उपयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का उपयोग। किस मनोवैज्ञानिक का मौलिक व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है? स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है वह है अभ्यास का नियम। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिससे उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है वह कौन सी अनुक्रिया है? अभ्यास के नियम की अनुक्रिया, जिससे सक्रिय अनुबंधन की अनुक्रिया संबंधित होती है। विलुप्त होना किसका परिणाम है? विलुप्त होना पुनर्वलन का परिणाम है। पुनर्वलन का परिणाम है विलुप्त होना। नैमित्तिक अनुबंधन किसे कहते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन किसे कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? व्यवहार के अनुकूलन पर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बल देती है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देती है। आपके कंपटीशन जो क्वेश्चन है कंपटीशन फाइट करने के टॉप 200 क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार की वीडियो हमारी आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। भाई सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही दीजिएगा, क्योंकि लाने वाले हैं इसके अलावा और मैराथन वीडियोज देखिए हम लाने वाले हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी के हैंड राइटिंग नोट्स लगभग 10 नोट्स लाएंगे। 10 नोट्स को आपको पढ़ाएंगे। प्रत्येक नोट्स में आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगा साइकोलॉजी का। इसी प्रकार के 10 नोट्स हैंड राइटिंग होंगे जो लगभग आपको सभी पढ़ाए जाएंगे। मैराथन वीडियो भी आएंगी। इसके अलावा 10,000 क्वेश्चन की वीडियो भी आएंगी। पर्यावरण के भी हैंड राइटिंग नोट्स आएंगे, हिंदी के भी आएंगे, सभी विषयों के हैंड राइटिंग नोट्स आएंगे। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनडीए जीके के क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान से जो तैयारी है उनके लिए राजस्थान जीके के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो आपके लिए मैराथन वीडियो आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।